हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास क्लास 10th, जिसका कि पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। इस वीडियो में हम जानेंगे राष्ट्रवाद के बारे में, कहाँ सबसे पहले राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके बाद फ्रांस में क्या बदलाव आए, फ्रांस की क्रांति हुई, क्रांति के बाद फ्रांसीसी समाज में क्या बदलाव आए और फिर पढ़ते हैं नेपोलियन का उदय। सबसे पहले हम राष्ट्रवाद के बारे में जानेंगे। राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जिसमें अपने देश के प्रति अपने अंदर प्रेम और गौरव की अनुभूति हो। वो प्रेम, वो गौरव जिसके हम अपने देश पर अपने प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसे कहा जाता है राष्ट्रवाद। अब राष्ट्रवाद, उसके बाद आ जाता है निरंकुश। एक शब्द आता है निरंकुश। निरंकुश का क्या अर्थ है? निरंकुश का अर्थ है जिस राजा पर किसी भी प्रकार का कोई अंकुश न हो, उसे बोला जाता है निरंकुश। अब आ जाता है राष्ट्रवाद। अब हमने कहा कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद का उदय हुआ कहाँ? राष्ट्रवाद का उदय सबसे पहले यूरोप में होता है। यूरोप में भी राष्ट्रवाद का उदय कहाँ पर होता है? फ्रांस में होता है। फ्रांस में राष्ट्रवाद का उदय कैसे होता है? सबसे पहले हम जानेंगे वहाँ के समाज के बारे में। राष्ट्रवाद का उदय होने से पहले हम समाज के बारे में जानेंगे, वहाँ का समाज का ढांचा कैसा था। उस समय फ्रांस में 90% लोग क्या थे? किसान वर्ग थे, और बाकी लोग थे पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग। ज़्यादातर जो टैक्स था किसानों को चुकाना पड़ता था। किसानों को दो प्रकार का टैक्स चुकाना पड़ता था, कर चुकाना पड़ता था। एक कर चुकाना पड़ता था पादरी वर्ग को, और दूसरा कर चुकाना पड़ता था उनको अपनी सरकार को। उसके बाद जो भी विशेषाधिकार थे वो अमीर वर्ग को और पादरी वर्ग को ही मिले हुए थे। तो फ्रांस का ढांचा बड़ा ही दोषपूर्ण था। फ्रांस में राज किसका था उस समय? फ्रांस में राज था उस समय सम्राट लुई 16वें का। सम्राट लुई 16वां बड़ा ही निरंकुश राजा था। जैसे कि निरंकुश के बारे में बताया कि उसके ऊपर किसी का कोई अधिकार ही नहीं था, कोई उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश ही नहीं था। वो एक बुद्धिहीन राजा था। वो प्रजा का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता था। उस समय राजाओं का राज होता था। कुछ राजा बहुत अच्छे थे, वो प्रजा की भलाई के लिए सभी काम करते थे, प्रजा के लिए हर समय तत्पर रहते थे। लेकिन कुछ राजा बहुत ही खराब हुआ करते थे, निरंकुश हुआ करते थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचा करते थे। जितना जनता से पैसा इकट्ठा होता था, कर के रूप में इकट्ठा होता था पैसा, वो अपने ऊपर ही खर्च करते थे। तो ऐसा ही एक राजा था लुई 16वां। लुई 16वां कैसा राजा था? बुद्धिहीन राजा था। वो समाज के बारे में, प्रजा के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता था। प्रजा उससे बहुत दुखी थी। वो चाहती थी कि हम इसको बदलें। यानी क्या हो जाता है, जब समाज के लोगों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा होने लगती है कि जो हमारे ऊपर हमारा राजा राज कर रहा है वो हमारे ऊपर सही नहीं है, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हमें इनसे छुटकारा लेना है। तब क्या आ जाता है, समाज के अंदर धीरे धीरे एक भावना पनपने लगती है। और उसके पीछे कोई एक कारण नहीं होता, उसके पीछे अनेकों कारण होते हैं। जैसे कि उस समय क्या था, फ्रांस के अंदर क्या था, बहुत ज़्यादा गरीबी बढ़ रही थी। रीजन क्या था? क्योंकि जो अमीर वर्ग था, पादरी वर्ग था, उनको अधिकार मिले हुए थे, किसानों को नहीं मिले हुए थे। फ्रांस पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कर्जे के बोझ के नीचे फ्रांस दबा जा रहा था। अमेरिका के 13 उपनिवेश उस समय स्वतंत्रता का युद्ध कर रहे थे, तो फ्रांस उनका साथ देने लगा। फ्रांस पर जो कर्जे का बोझ था और बढ़ गया। जो लुई 16वां था, उसकी पत्नी थी रानी एंटोनेट। कौन थी उसकी पत्नी? रानी एंटोनेट। रानी एंटोनेट ऐसी पत्नी थी उसकी जो कि राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप करती थी। वो क्या करती थी? अपने चहेतों को बड़े बड़े ओहदों पर रखती थी, पैसे को पानी की तरह बहाती थी। उसका कोई उसके सामने मोल ही नहीं था पैसे का। तो क्या होता है, जब राजमहल में फिजूल खर्ची की जाती है और राजा अपने बारे में सोचता है, प्रजा की भलाई के लिए कोई कार्य नहीं करता, तब क्या आ जाता है कि जो बोझ था पैसे का, जो कर्जे का बोझ था, वो और बढ़ जाता है। तो फिर क्या होता है, उसके बाद कर्जे का बोझ बढ़ गया। तो कर्जे का बोझ बढ़ गया, प्रजा और दुखी हो जाती है, क्योंकि कर्जे का बोझ किसके ऊपर बढ़ जाता है? अब राजा है, वो अपने पास से तो कर्जा देने से रहा, कर्जा कहाँ से लेगा, पैसा कहाँ से कमाएगा? उसी जनता से कमाएगा जो कि गरीबी के बोझ के नीचे तो दबी पड़ी है, और ज़्यादा कर्जे के बोझ के नीचे आ जाती है। प्रशासनिक ढांचा अस्त व्यस्त था, पावरोटी थी जो उसके भाव आसमान को छू रहे थे, जमाखोर जो सूदखोर थे और ज़्यादा पैसे को जमा कर रहे थे। प्रशासनिक ढांचा बिल्कुल अस्त व्यस्त था। उस समय कुछ लोग पढ़ लिखने लग जाते हैं, कुछ लोग बुद्धिमान होने लग जाते हैं। बुद्धिमान कैसे होने? वो सोच
सोचने लग जाते हैं, जब इंसान पढ़ लिखने लग जाता है, जब देखता है कि दूसरे देशों को देखता है, उनकी क्रांतियां देखता है, वो अपने लिए, अपने प्रजा के लिए और स्वतंत्रता के लिए युद्ध करते हैं, उनसे कुछ सीखता है। तब समाज में ऐसे ही फ्रांस में भी कुछ दार्शनिक आए। क्या नाम था दार्शनिक का? रूसो। रूसो ने क्या पुस्तक लिखी? सामाजिक अनुबंध। रूसो की जो पुस्तक थी सामाजिक अनुबंध, रूसो ने अपनी पुस्तक सामाजिक अनुबंध में क्या लिखा? उसने कहा, किसका खंडन किया? राजा के जो निरंकुश या दैवीय अधिकारों का उसने खंडन किया। अब राजा के दैवीय अधिकार क्या थे? राजा समझता था कि मुझे भगवान ने यहाँ भेजा है ताकि मैं प्रजा पर शासन कर सकूं। जब रूसो कहता है कि नहीं, ये भगवान ने नहीं भेजा, ये कोई भगवान का यहाँ पर हमारे ऊपर शासन करने के लिए नहीं भेजा गया, ये हम इसको बदल सकते हैं, हम यहाँ पर चेंज ला सकते हैं। तब क्या होता है, जब हम किसी पुस्तक के बारे में पढ़ते हैं, जब हम किसी किताब के बारे में किसी के बारे में पढ़ते हैं, उसके विचार समझते हैं, तब हमारे अंदर भी वो विचार उत्पन्न होते हैं और हमारा क्या होता है, हमारी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। उसी प्रकार समाज की सोच बदलनी शुरू होगी। समाज को भी लगा नहीं, हम चेंज कर सकते हैं, हमारा राज्य है, हमारा देश है, हम राज हम करेंगे इसके ऊपर। तब क्या, उसके बाद कौन आ जाता है? लॉक, जॉन लॉक। उनकी पुस्तक थी टू ट्रीटाइजेज ऑफ गवर्नमेंट। उन्होंने भी अपनी पुस्तक में क्या लिखा? राजा के दैवीय अधिकारों का खंडन किया। उन्होंने भी राजा के निरंकुश अधिकारों का खंडन किया। प्रजा उसको पढ़ती है, समाज उसको पढ़ता है, तब वो भी अपने विचार चेंज करता है। उसके बाद कौन आता है? मॉन्तेस्क्यू। मॉन्तेस्क्यू ने क्या पढ़ा? द स्पिरिट ऑफ द लॉ। मॉन्तेस्क्यू, उनकी जो पुस्तक थी द स्पिरिट ऑफ द लॉ, उसने कहा सरकार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। किन भागों में बांट सकते हैं? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इस प्रकार जब हम सरकार के 3 पार्ट करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पर है संसद में, जैसे क्या है, हमारे विधायिका अलग है, हमारी कार्यपालिका अलग है और हमारी जो न्यायपालिका वो सब अलग है। हमने भी अपने 3 पार्टों को बांटा हुआ अपनी सरकार को और सब अच्छे से प्रशासन चलता है। उसी प्रकार उसने, किसने कहा सबसे पहले? मॉन्तेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ द लॉ में कहा कि हम सरकार को 3 भागों में बांट सकते हैं ताकि प्रशासन अच्छे से चल सके। तब लोगों को लगा हाँ कि हम राजतंत्र को समाप्त कर सकते हैं, हम प्रजातंत्र ला सकते हैं। तब लोगों के विचार बदलने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद वाल्टेयर भी क्या कहते हैं कि जो ये राजा है, हम इस राजा की जरूरत नहीं है, हम शासन खुद स्वयं कर सकता है। नागरिक सब इकट्ठे होकर अपना एक संविधान बना सकते हैं। उनके जो थे उस समय के दार्शनिक थे, चाहे रूसो था, चाहे लोक था, चाहे मॉन्तेस्क्यू था, चाहे वॉल्टेयर था, और भी अनेक दार्शनिक आए, उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, लोगों के विचार बदलने लगे, लोग बुद्धिमान होने लगे। तो लोगों के अंदर कौन सी भावना पनपने लगी? राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है। जब अपने अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगती है ना, तब इंसान क्या करता है? चेंज लाता है। जैसे क्या हुआ था, हमारे यहाँ अंग्रेज आए थे, कुछ सालों तक हमारे यहाँ अंग्रेज चलते रहे, ऐसे ही अपना काम करते रहे। उसके बाद क्या होता है, जब समाज के अंदर लगा उनको, हमें लगा कि नहीं, हमें इनसे छुटकारा पाना है, तब हमारे अंदर जो हमारे देशभक्त थे जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कि कौन सी भावना जगी थी उनके अंदर? राष्ट्रवाद की भावना जगी थी, तभी तो उन्होंने अपने प्राण देश पर न्यौछावर कर दिए। आप सब जानते हैं इस बारे में। ऐसे ही फ्रांस में भी राष्ट्रवाद की भावना जगती है। तब क्या हुआ, एक थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत होती है। प्रजा जो सामान था वो सब बैठा था, यानी बारूद तैयार था और चिंगारी की जरूरत थी। यानी लोगों के मनों में पहले ही भावना आ चुकी थी कि हमें इस राजा से छुटकारा पाना है, लेकिन एक थोड़े से रीजन को ढूंढता है इंसान कि जिससे कि वो चीज आगे आए। तो क्या हुआ कि लुई 16वां, उसको लगा था कि कर्जे का बोझ बढ़ गया, क्या करना है? कर बढ़ाने के लिए क्या करना? संसद की बैठक बनानी है। संसद यानी वहां पर क्या थी? नेशनल असेंबली की जो बैठक थी वो बिठाई गई। कब बिठाई गई? 5 मई 1789 को बिठाई गई। इस दिन नेशनल असेंबली बिठाएगी। तीनों स्टेट प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्टेट में कौन आता है? पादरी वर्ग आता है। द्वितीय स्टेट में कौन आता है? कुलीन वर्ग आता है। और तृतीय स्टेट में कौन आता है? हमारे जो व्यापारी है, छोटे छोटे किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, वो हमारा तृतीय स्टेट में आता है। इन तीनों को उस संसद में या उस नेशनल असेंबली में बुलाया गया। नेशनल असेंबली में बुलाया गया, तब वहां पर क्या रूल था कि उसने कहा कि जो 300 प्रतिनिधि हैं जो हमारे प्रथम स्टेट के यानी पादरी वर्ग के, वो 300 प्रतिनिधि अपना मतदान प्रस्तुत कर सकते हैं। उसी प्रकार द्वितीय स्टेट
यानी जो हमारा कुलीन वर्ग था उसके 300 प्रतिनिधि भी अपना मतदान दे सकते हैं। लेकिन जो तीसरा स्टेट था जिसके अंदर हमारे कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, जो हमारे समाज की 90% जनसंख्या थी वो आई, उसने कहा कि ये प्रतिनिधि हमें नहीं दे सकते, हमें मतदान नहीं दे सकते। तब क्या कहता है तीसरा स्टेट कि नहीं, हमें भी मतदान देने का अधिकार होना चाहिए। लेकिन जो था लुई 16वां था, उसने क्या किया, मना कर दिया। क्या कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं दे सकते। तब क्या हुआ, उन्होंने उस नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। उसके बाद क्या हो जाता है, 20 जून 1779 से क्रांति शुरू हो जाती है, यानी फ्रांसीसी क्रांति शुरू हो जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद क्या हो जाता है, जो भी प्रशासन था, प्रशासन कहाँ से निकलकर, प्रशासन जो राजा के हाथ से निकलकर नागरिकों के अधिक हाथों में आ जाता है। फिर समाज में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं। फ्रांस में चेंज हो जाने, क्या चेंज होता है, सामूहिक पहचान। सबसे पहला क्या चेंज आता है, सामूहिक पहचान। क्या सामूहिक पहचान, क्या कि हम सबकी एक पहचान है, पूरा समाज एक है, हम सब, यानी फिर क्या हो जाता है, पितृभूमि। पितृभूमि क्या है कि तेरी भूमि जो है वो मेरी भूमि भी है, हम सबकी, जो हमारे पूर्वजों की भूमि थी, जो हमारे पूर्वज थे उनकी भूमि हमारी भूमि, उस पितृभूमि के लिए हम सब एक साथ एकजुट होंगे, संयुक्त समुदाय। फिर क्या चेंज आता है कि एक समुदाय बनाया गया, एक जैसा समुदाय बनाया गया, यानी जब समाज इकट्ठा हो जाता है, जब जनता एक जगह इकट्ठी हो जाती है, फिर क्या होता है, फिर हम चेंज लाते हैं। फिर हम अपने लिए सोचते हैं, अपने देश के लिए सोचते हैं, किस प्रकार शासन को अच्छा करना है, किस प्रकार यहाँ पर हम क्या क्या चेंज ला सकते हैं। फिर क्या चेंज है, सबसे बड़ा एक संविधान। संविधान क्या, संविधान वो कानून की पुस्तक है जिसके अंदर क्या किया जाता है, अपने देश को चलाने के लिए जो रूल लिखे जाते हैं, जो नियम लिखे जाते हैं, वो बनाया गया, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़ थी, ताकि उन रूल के अनुसार आज चाहे कोई भी राजा है, आज चाहे हमारा कोई भी नेता है, अगर संविधान लिखा जाता है तो जब तक संविधान के अनुसार देश चलेगा तब तक जनता पर अत्याचार नहीं होंगे, यदि संविधान अच्छा है तो। उसके बाद क्या आता है, समानाधिकार, यानी चाहे अमीर वर्ग है, चाहे गरीब वर्ग है, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे पादरी वर्ग है, सबको एक जैसे अधिकार मिलने चाहिए। फिर क्या चेंज किया, पहले क्या था, फ्रांस छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ था, सबके निशान अलग थे, सबके झंडे अलग थे, लेकिन एक फ्रांसीसी तिरंगा चुना गया, यानी अपनी एक पहचान बनाएगी कि हमारा सारा देश एक ही है। उसके बाद क्या हो जाता है कि स्टेट जनरल, जिसकी की बैठक बुलाई गई थी, उसके नाम को बदलकर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। क्या नाम रखा, नेशनल असेंबली। किसका नाम बदल कर रख दिया, स्टेट जनरल का नाम बदलकर क्या रख दिया, नेशनल असेंबली। उसके बाद आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया। अब आयात निर्यात शुल्क क्या था, उस समय क्या था देश के अंदर कि यदि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम कोई भी सामान लेकर जाते हैं, या वहां से दूसरे राज्य से अपने राज्य में कोई सामान लेकर आते हैं, तो उसके ऊपर टैक्स लगता था, कर लगता था। तो अगर कोई भी व्यक्ति अपने राज्य में, अपने यहाँ पर कुछ सामान, हमारे पास पैदावार अधिक होती है, हम सोचते हैं कि हम इसको दूसरे राज्य में बेचने जाएं, तो क्या, जब बीच में टैक्स लग जाएगा, शुल्क लग जाएगा, तब क्या हो जाता है, तो वो और महंगा हो जाता है, तो वो बचा नहीं पाएगा। सबसे पहले क्या चेंज आया, आयात निर्यात शुल्क को ही समाप्त कर दिया गया। फिर आ जाता है भार नापने की समानता। पहले क्या था कि यहाँ पर 1 kg में 900 ग्राम है, वहाँ पर 1 kg में 800 ग्राम है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही थी। अगर मैं सोचता हूँ कि मेरे पास 30 क्विंटल गेहूँ होती है और मैं इसको बेचने जाता हूँ, यहाँ तो सोच कर जाता हूँ कि यहाँ पर अगर 1 क्विंटल का मुझे 2000 मिलेगा, तो आगे 1 क्विंटल का, अभी 1 क्विंटल का अगर वहाँ 500 ग्राम या 1500 ग्राम में 1 क्विंटल बनता है, तो मेरा तो यही गड़बड़ा जाता है। तो क्या किया, सबसे पहले भार नापने की समानता की गई, ताकि सारा देश एक हो सके, सारे देश के अंदर एक ही जैसा नाप तोल हो सके। फिर क्या आ जाता है, फ्रेंच में राष्ट्रभाषा, यानी जैसी भाषा, जैसे कि हमारे यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, कहीं पर हमारे यहाँ पंजाबी बोली जाती है, यहाँ हरियाणवी बोली जाएगी, कहीं और जाओगे गुजराती बोली जाएगी, यानी अपने अपने स्टेट के अलग अलग लैंग्वेज हैं। लेकिन फिर भी हमारी एक राजभाषा है, वो क्या है, हिंदी है। हमें हिंदी बोलने वाला, हम दूसरे देश में जाएंगे, हमारे सामने कोई हिंदी बोलने वाला हमें मिल जाता है, हमें वो अपना लगता है, क्योंकि हमारी एक भाषा है, हमें अपनी भाषा अपनापन लगता है, भाषा की वजह से अपनापन लगता है। यदि सबके
अपनी अपनी अलग भाषा होगी, कोई भाषा बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, लेकिन कोई अपने पूरे देश की एक भाषा नहीं होगी, तब भी अपनापन नहीं आ पाता, राष्ट्रवाद की वो भावना नहीं पनपती, नहीं लगता कि ये देश एक है। तब क्या होता है कि फ्रेंच को कौन सी भाषा बनाएगी, राष्ट्रभाषा बनाएगी। फिर जब ये सब चेंज हो रहे थे, ये सब समाज में घट रहा था, उस समय एक कौन सैनिक आता है, नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। नेपोलियन कौन था? नेपोलियन फ्रांसीसी सैनिक था। वो 1799 में फ्रांस का प्रथम काउंसिल बन जाता है। फ्रांस का प्रथम काउंसिल बनने के थोड़े से यानी 5 साल के बाद ही 1804 में पूरे फ्रांस पर नेपोलियन का आधिपत्य हो जाता है, 5 साल के अंदर ही यानी। और फिर 1804 में ही उसने एक संहिता लागू की, नागरिक संहिता, उसे हम नेपोलियन संहिता भी बोलते हैं। उसने समाज में कुछ चेंज किए, उसने समाज में कुछ बदलाव किए। इस संहिता के अंदर क्या क्या बदलाव किए? नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को क्या किया? समाप्त किया। समाप्त क्यों किया? क्या था जन्म पर आधारित विशेषाधिकार? कि यदि एक व्यक्ति सैनिक है, उसका बेटा भी सैनिक बनेगा, यानी जो व्यक्ति जिसका जो कार्य है उसका बेटा वही कार्य करेगा, उसके अंदर उसकी क्षमता हो या ना हो। यदि एक व्यक्ति सैनिक है, वो बलशाली है, उसका बच्चा हो सकता है कमजोर हो, जरूरी नहीं है कि उस सैनिक का बच्चा अच्छा सैनिक निकले। तो उसने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार को समाप्त किया कि जन्म के आधार पर नहीं अधिकार मिलेगी, क्षमता के अधिकार पर, उसके बल के आधार पर उसको अधिकार मिलता है। उसके बाद कानून के समक्ष बराबरी। सबसे अच्छा कार्य क्या किया कि कानून के समक्ष सब बराबर है, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई जुर्म करे, यानी कानून के समक्ष सबको समान सजा मिलेगी, अमीर है गरीब है सबको समान सजा मिलेगी। फिर सामंती व्यवस्था की क्या कर दी? समाप्ति। अब सामंती व्यवस्था क्या है? उस समय सामंतवाद था। सामंतवाद के अंदर क्या था कि जो जमीन है उस पर अधिकार किसका था? जमींदारों का। जमींदारों ने उस जमीन को किसको दे रखा था? किसानों को। और किसानों ने भी उस जमीन को मजदूर वर्ग को दे रखा था। मजदूर वर्ग वहां खेती करता था। जब मुझे पता है कि जमीन मेरी नहीं है और इसका जितना भी बेनिफिट है वो ले जाएगा किसान या जमींदार वर्ग, तो ऐसी जमीन पर ना तो हम अच्छे से खेती कर पाते हैं और ना ही हम उसमें से कमा पाते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी जो किसान थे, जो मजदूर वर्ग था, उनकी दरिद्रता को समाप्त कर दिया गया और उनको जमीन दे दी गई। उसके बाद यातायात व संचार के साधनों को भी सुधारा। यातायात संचार के साधनों में भी नेपोलियन ने सुधार किया। नेपोलियन इतना अच्छा भी नहीं था जितना कि यहाँ दिखाया गया है। नेपोलियन ने क्या किया? उसके बाद वो स्वयं को क्या समझने लगा कि मैं समाज में बदलाव ला सकता हूँ, अपने आप को अगर दूत समझने लगा कि मैं व्यवस्था को बदल सकता हूं। तो वो अपने फ्रांस से निकलकर आसपास के देशों में गया, स्विट्जरलैंड में गया, फिर इटली में गया, बेल्जियम में गया। वहां पर जाकर उसने क्या किया? वहां पर जाकर उसने जो वहां के राजा थे उन लोगों को वहां से उतारा और दूसरे राजवंशों को बिठाया और दूसरे वंशजों को बिठाया, वहां पर चेंज लाया। शुरू में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में नेपोलियन का लोगों ने स्वागत किया कि जिस प्रकार इसने अपने देश में बदलाव लाया या फ्रांस में बदलाव लाया, शायद उसी प्रकार हमारे देश में भी बदलाव ला सकता है। लेकिन कुछ समय के बाद वो जो खुशी थी वो गम में बदल गया। लोगों को लगा कि नहीं, जो हमारा राजा था, कम से कम हमारा राजा तो था, हमारे लिए कार्य तो करता था, लेकिन अब क्या आ गया? ये हमारा राजा नहीं है, अब ये तो कोई और आ गया। इससे बेटर तो हमारा ही राज्य, चाहे कोई भी था। हमारे पास मुगलों ने राज किया, हमारे पास किसी ने भी राज किया, किसी भी वंश ने राज किया, मौर्य ने राज किया, मुगलों ने राज किया या सल्तनत काल के किसी भी राजा ने राज किया, लेकिन किया हमारे थे। अच्छा किया बुरा किया, लेकिन राजा हमारे थे। लेकिन जब अंग्रेज आते हैं, चाहे हमारे लिए उन्होंने कितने ही अच्छे कार्य किए, उन्होंने चाहे सती प्रथा को बंद किया, दास प्रथा को बंद किया, कितने ही गंदी कुप्रथाओं को बंद किया, लेकिन फिर भी हमने उनका विरोध किया। क्योंकि वो हमारे देश के नहीं थे। उसी प्रकार नेपोलियन ने चाहे वो वहाँ अच्छा कार्य किया, चाहे बुरा कार्य किया, लेकिन लोगों को लगा, वहाँ के समाज को लगा कि ये हमारे देश का नहीं है, इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन नेपोलियन ने सबसे बड़ा कार्य क्या किया? वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को जन्म दिया। नेपोलियन की इसके वजह से जर्मनी में, जब जर्मनी बहुत सारे भागों में बंटा हुआ था, उनको लगा कि नेपोलियन यहाँ आने वाला है, तो वो क्या हुआ, सब इकट्ठे हो जाते हैं और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और जो ये चैप्टर आपको कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे भी इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।